खैर, मेरे साथ आज एक बहुत ही खास मेहमान ना जुड़े जिनसे हम चर्चा की आज शुरुआत कर रहे हैं। ज्योतिर्वर्धन जयपुरिया हैं, जो कि फाउंडर एंड एमडी हैं वैलेंटिस एडवाइजर्स के। ज्योति, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। कुल मिला के मार्केट ने जो रीबाउंड दिखाया वो काफ़ी शार्प, काफ़ी तेज़, काफ़ी बेहतर था। कुछ प्रॉब्लम्स तो जस की तस हैं, जैसे यूक्रेन वॉर को लेकर अब कोई बातचीत नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं कि वॉर ख़त्म हो गया, वॉर अभी भी चल ही रहा, बट उसकी कोई बातचीत नहीं करता। क्रूड 124 वाला आज 100 के नीचे है, जो कि एक ड्रास्टिक चेंज है हमारे लिए। ज्योति, तो इसमें हम ये आपसे समझना चाह रहे हैं कि आफ्टर मार्केट जिस लेवल पे खड़ा है, वो सारे इवेंट को डिस्काउंट करके सही वैल्यूएशन पे खड़ा है, वो ओवर वैल्यूएशन पे थोड़ा सा खड़ा है, वो अंडर वैल्यूएशन है, फिर फेयर वैल्यूएशन है? क्योंकि जो स्पाइक आया वो सडन भी है और काफी बड़ा भी है। हाँ, नहीं तो जैसे आपने जिक्र किया था यूक्रेन वॉर का, यूक्रेन वॉर चालू है। पर लोग इसलिए जिक्र ज्यादा नहीं कर रहे हैं कि वो यूक्रेन वॉर लोकलाइज्ड रह गया, एक तरह से वो कहीं है ना पूरा आगे में नहीं बढ़ा। और यूक्रेन में भी आधे हिस्से में जंग जारी है, पर आधा हिस्सा खुल गया। जैसे पहले कीव में सबने अपना एम्बेसी बंद कर दिया था, धीरे धीरे सब लोग एम्बेसी चालू कर दिए। तो ये जो ईस्टर्न यूक्रेन है, वॉर एक तरह से लोकलाइज वहां पे हो गया। उसके कारण जैसे ग्रेन में शॉर्टेज हुआ था काफी, है ना, वीट हो चाहे कुछ भी, ग्रेन शॉर्टेज है। पर यूक्रेन, रशिया और यूएन मिलके वो ग्रेन एक्सपोर्ट भी चालू कर दिया है। तो इसीलिए अपने देखे तो कमोडिटी प्राइसेस सब काफी नीचे आ गए, जो पीक थे वहां से 20-25% नीचे आ गए हैं। तो इसलिए हम लोग का भी अनुमान है कि एक तरह से इन्फ्लेशन पीक हो गया, स्पेशली यूएस में, जहाँ पे इन्फ्लेशन 9% आया था, अभी 8.5 आया है, वहां पे इन्फ्लेशन पीक हो गया है। पर जो फेड का आशंका है कि 2% इन्फ्लेशन लाना है, वो भी आने वाला नहीं है अगला 4-5 महीने में। तो एक तरह से फेड को हाइक करना पड़ेगा, पर जिस तेजी से डर था कि हाइक करेंगे, वो तेजी से हाइक शायद नहीं होएगा अभी। तो इस बार इसीलिए वो मार्केट में रिबाउंड आया है। रिबाउंड बहुत बढ़िया है। अब इस लेवल पे मार्केट महंगा हो गया वापस से। एक तरह से मार्केट सस्ता हो गया था 6-8 हफ्ता पहले, तो लग रहा था कि अब है ना रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है खरीदने के लिए। पर अब वापस से थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड काफी है ना इक्वल सा हो गया, एक तरह से थोड़ा महंगा आ गया। तो करेक्शन के लिए रुकना चाहिए, करेक्शन में पर लेना चाहिए। बाय ऑन डिप्स का मार्केट है ये। तो आपकी बिल्कुल ठीक है ज्योति। इनफैक्ट हमने क्या किया, हमने ना पिछले 10 फाइनेंशियल ईयर्स का, करीब 10 से 12 फाइनेंशियल ईयर्स का हमने मार्केट टू जीडीपी रेशियो निकाला, और उसमें हम देख रहे हैं वापस से 100 के ऊपर आके ट्रेड कर रहा है। 100, 102, 103 के आसपास आ गया है, तो वो वापस से थोड़ा सा तेज़ आ गया है। तो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि हम थोड़ा ओवर वैल्यूड तो हुए हैं, लेकिन इस ओवर वैल्यूड के अंदर कहाँ पे आपको लग रहा है कि जल्दी प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी, और कहाँ पे थोड़ा इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट ज़रूर बुक कर लेना चाहिए? वो पर्टिकुलर कोई सेगमेंट, कोई थीम ऐसी जो आपको लग रहा है कि हाँ थोड़ा स्ट्रेच्ड है, ये भाव और भावनाएं दोनों मैच नहीं कर रहे हैं इसमें? अ, तो ये तो हम लोग का 2 साल से ही है ना है कि ये जो कंज्यूमर सेक्टर है वो काफी ओवरवैल्यूड लग रहा है। वो महंगे हो गए हैं। तो अपने यदि 2008 से देखें तो 2008 से 2020 एक थीम था मार्केट में, वो था कि भाई गुड क्वालिटी कंपनी जिनके आरओईज आए हैं, जिनके है ना डेट कम है, कंसिस्टेंट ग्रोथ है, वहां पे लोग खरीदारी करते गए, पर उसका वैल्यूएशन बढ़ते गया। तो एक तरह से 2008 और 2020 के बीच में वैल्यूएशन इनका डबल हो गया है। जो पी रेशियो देखे या कोई भी प्राइस टू बुक या कोई भी वैल्यूएशन मैट्रिक्स देखे, तो यहाँ पे हम लोग को अभी भी ओवर वैल्यूएशन दिख रहा है। पिछले 2 साल में ये अंडर परफॉर्म किए थे, पर अभी भी यहाँ वैल्यूएशन काफी महंगा दिख रहा है। दूसरा सेगमेंट जो हम लोग है ना अवॉइड कर रहे हैं, अभी भी अवॉइड कर रहे हैं, इसमें थोड़ा करेक्शन आया है, वो है ये पूरा ग्लोबल कमोडिटी मेटल सेक्टर। तो इन जनरल हम लोग का अनुमान है कि ग्लोबल ग्रोथ स्लो होने वाला है। इनफैक्ट अभी सबसे ज्यादा रिस्क जो मार्केट के लिए है वो यूएस रिसेशन आ सकता है, क्या ऐसी आशंका है, तो इसलिए है ना होने वाला है। तो ग्लोबल कमोडिटीज को अवॉइड कर रहे हैं। तो ये दो सेक्टर हम लोग अवॉइड कर रहे हैं इस बार। राइट, एब्सोल्युटली। गुड आफ्टरनून ज्योतिवर्धन, आप जैसा से बता रहे हैं कि एक इकोनॉमिक स्लो डाउन लगता है आपको ग्लोबली, लेकिन अभी रिसेंटली आरबीआई ने एक अपना जो इंडस्ट्रियल आउटलुक सर्वे दिखाया, उसमें उनके हिसाब से क्लियरली इनपुट कॉस्ट का प्रेशर तो है, पर उन्होंने दो बातें बहुत अच्छी बोली। वो ये बोली कि एक तो बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत स्ट्रांग है, बिजनेस बहुत ऑप्टिमिस्टिक है और डिमांड बहुत स्ट्रांग रहेगी। तो यानी अगर ग्लोबली स्लो डाउन आता भी है तो इंडिया को कितना इफेक्ट पड़ेगा?
तो यदि ग्लोबल स्लोडाउन आता है इंडिया में ना अभी भी एनवायरनमेंट काफी स्ट्रांग है, जैसे आपने जिक्र किया, आरबीआई ने कहा है। दूसरा, इंडिया में क्या है, कई साल से कैपेक्स साइकिल नहीं चालू हुआ, तो 2004 और 2008 के बीच में काफी कैपेक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग हुआ था। उसके बाद में पूरा स्लोडाउन है जो अभी तक चालू नहीं हुआ है। तो मेरे हिसाब से अगले 18 महीने में प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स भी चालू हो जाएगा, इसलिए इंडिया का ग्रोथ स्ट्रांग रहेगा। पर इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है वहां पे थोड़ी दिक्कतें आ सकती है, वहां पे स्लो डाउन आ सकता है, क्योंकि यूरोप स्पेशली काफी स्लो डाउन में जा सकता है। वहां पे तो इनपुट प्राइस बहुत प्रेशर है, गैस प्राइसेस बढ़ गए हैं, और जैसे जैसे विंटर आएगा वहां पे लोग को है ना काफी तकलीफें बढ़ जाएगी, क्योंकि विंटर में हीटिंग चाहिएगा और गैस प्राइसेस हाई रहेंगे और नहीं भी मिले ऐसे भी आशंका है। तो सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से स्लो डाउन आएगा यूरोप में, उसके बाद यूएस में आएगा। यूएस में भी रिसेशन का फियर है, एक तरह से जो टेक्निकल रिसेशन है, 2 क्वार्टर ऑफ नेगेटिव ग्रोथ, वो तो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं फर्स्ट 2 क्वार्टर में। पर काफी बाकी इंडिकेटर अच्छे हैं वहां पे, जॉब ना ग्रोथ अच्छे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत लो लेवल पे है। पर फिर भी एक वहां पे जो है ना बॉन्ड डील्स है वो जब इन्वर्ट होते हैं तो हरदम आशंका हो सकती है कि वो उसके कारण, यदि बॉन्ड डील इन्वर्ट हुए तो हो सकता है रिसेशन आ सकता है। तो मेरे ख्याल में यूएस में स्लो डाउन तो आएगा, रिसेशन आए चाहे नहीं आए, एक तरह से स्लो डाउन आएगा। तो ये जो डेवलप मार्केट है वहां पे स्लो डाउन होएगा। चाइना में भी स्लो डाउन दिखने को मिल रहा है पिछले 1-1.5 साल से, और अभी भी कंटिन्यू कर रहा है। तो इसलिए ग्लोबल ग्रोथ इंजन है वो स्लो हो जाएगा, तो इंडिया के लिए भी जो एक्सपोर्ट के नंबर्स है, एक्सपोर्टिंग कंपनीज है, वहां पे एक स्लो डाउन देखने को मिलेगा। ज्योतिवर्धन जी, गुड आफ्टरनून, इट्स अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। अब सीधा सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच पर आ जाते हैं और रिजल्ट सीजन Q1 FY23 ऑलमोस्ट खत्म हो चुका। निफ्टी की जो बड़ी दिग्गज कंपनियां हैं, नतीजे आ गए हैं और ज़्यादातर नंबर्स की अगर बात करें ऑन पॉजिटिव साइड ये नज़र आ रहे हैं, और ऐसे में ऑटोमोबाइल प्ले काफ़ी हद तक फोकस में है। कई सारी कंपनियों की अगर बात करें, नए प्रोडक्ट लॉन्चेस हैं, रेवेन्यू ग्रोथ है, प्राइसिंग और सेल्स मिक्स है, जिसके चलते काफ़ी हद तक का एक्शन में रहा। आज अगर देखें, महिंद्रा एंड महिंद्रा इलेक्ट्रिक SUV के प्लान्स इन्होंने अनाउंस किए, इसके ठीक बाद फोकस में है। आपकी राय ऑटो प्ले पर क्या होगी? तो ऑटो हम लोग को अच्छा लगता है, हम लोग लास्ट 4 महीना से बोल रहे हैं कि ऑटो एक सेगमेंट है, वो अच्छा लग रहा है, और 3 कारण है इसके। एक तो पिछले 4 साल में ऑटो का ग्रोथ नहीं हुआ है, तो एक तरह से ये साइक्लिकल प्ले हरदम रहता है। 2018 में पीक हो गया था ये ऑटो, उसके बाद में ना 2018 के वॉल्यूम नंबर अभी तक नहीं आए हैं। तो अगले 3-4 साल तक ये साइकिल अच्छा चल सकता है। दूसरा कारण इसमें था कि अपने देखे तो सब ऑटो में शॉर्टेज है, कहीं पे ना गाड़ी कोई को चाहिए तो मिलेगा नहीं, वेटिंग पीरियड 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना चल रहा है। उसके वो महत्व रीजन उसका ये है कि है ना सेमीकंडक्टर नहीं मिल रहे थे। तो ये जो सेमीकंडक्टर है, जो चिप्स है, उनकी अभी शॉर्टेज थोड़ी कम होते जा रही है, तो मिलना चालू हो गया, अवेलेबिलिटी का है ना थोड़ा बेटर सिचुएशन है। तीसरा कारण है कि इनपुट कॉस्ट यहाँ पे कम हो रहे हैं, तो स्टील का दाम कम हो गया है। तो वो स्टील काफी है ना एक इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल है इनके लिए। तो जो मार्जिन प्रेशर है, वो मार्जिन प्रेशर चेंज होकर मार्जिन ग्रोथ हो जाएगा, क्योंकि एक तो जब वॉल्यूम पिकअप हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्शन है ना आने चालू हो जाएगा, तो ऑपरेटिंग लेवरेज आएगा, उससे मार्जिन बढ़ जाता है। दूसरा, जो इनपुट कॉस्ट प्रेशर था, स्टील प्राइसेस बढ़े जा रहे थे, वो भी अभी स्टील प्राइसेस घट रहे, तो ग्रॉस मार्जिन भी बढ़ने लग जाएगा। तो एक तरह से वॉल्यूम बढ़ेंगे और है ना मार्जिन भी काफी बढ़ जाएंगे। तो ये सेक्टर में अभी है ना साइकिल अपटर्न अभी अभी चालू हुआ है, तो एक तरह से हम लोग काफी पॉजिटिव है। ओके, ठीक है। खैर, इस बीच ज्योतिर्वर्धन, मैं आपको ना, देश के प्रधानमंत्री ने जब कल वो लाल किले के प्राचीर से अपनी बात रख रहे थे, तो उन्होंने वो सारी चीज़ें रखी हैं जहाँ पर हम एज एन मार्केट इन्वेस्टर बहुत फोकस करते हैं। जैसे वो कह रहे थे कि 5G के लिए अब आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, वो हम जल्दी उसको लेके आएंगे। वो कह रहे थे कि PLI से हम हब बना देंगे भारत को, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ऑप्टिकल फाइबर हम बहुत तेज़ी से बिछा रहे हैं, उसका पूरा फ़ायदा मिलेगा। ये कुछ एक बातें जो उन्होंने कही हैं वो आपकी स्क्रीन पर भी हैं। ज्योति, मैं कल के इस प्रधानमंत्री की स्पीच के बाद ये ज़रूर समझता हूँ कि शायद सरकार डिजिटलाइजेशन को लेकर अभी भी बहुत तेज़ी से आगे काम करेगी, ड्रोन को लेकर काम कर सकती है काफ़ी। तो ऐसे जो नीश सेगमेंट है, ई-व्हीकल्स को लेकर काम करेगी। ऐसे नीश सेगमेंट में आपका व्यू पॉइंट क्या है? थोड़ा जल्दी है, या ये पॉलिटिकल स्पीच का हिस्सा था? नहीं, वास्तव में ग्राउंड पे बहुत काम हो रहा है, हमको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए?
कैसे देखें, कैसे रेट करें इसको? ओह ठीक है, अभी लगता है उनसे बात नहीं हो पा रही है वापस से, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने क्या क्या बातें बोली हमने नंबर्स के ज़रिए बाकायदा लिख दिए। उसमें 10 बातें कुछ ऐसी हैं जो अर्थव्यवस्था के हिसाब से बड़ी इंपॉर्टेंट है। देश के प्रधानमंत्री ने पीएलआई स्कीम के बारे में कहा और मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की बात बोली। आपको इससे पता ही होगा कि कैपिटल गुड्स के शेयर कैसे चले। आपको पता ही होगा कि मैन्युफैक्चरिंग फाइनेंशियल के बाद अगर दूसरा सबसे तेज़ी से चलने वाला जो सेक्टर भारत का बन रहा है वो मैन्युफैक्चरिंग है। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा, अब भारत की कई कंपनी ग्लोबल पैरामीटर्स पे एक्सपोर्ट भी कर रही है, इसमें से डिफेंस एक है, तो उसको भी आप मैन्युफैक्चरिंग के अंदर काउंट कर सकते हो। तो ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट बातें थी जो देश के प्रधानमंत्री ने बोली। हालांकि ज्योतिर्वर्धन से भी हमारी बातचीत नहीं हो पाई है, अगर वापस से कनेक्ट होंगे तो ज़रूर पूछेंगे। नहीं तो जो बातें उन्होंने बोली हैं उस हिसाब से ये है कि मार्केट थोड़ा ओवर वैल्यूड रखता है। अभी हमने आपको जीडीपी टू मार्केट रेशियो का एक चार्ट भी दिखाया था, उसके ज़रिए भी आपको एक बात प्रूव किया कि 102 आ गया है, थोड़ा सा महंगा आपको दिखता है बाजार। खैर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ एक चीज़ें हम समझेंगे और हमारे साथ नरेश मिरानी भी जुड़ जाएंगे। ज्योति, अब हम कुछ प्रधानमंत्री की बातें रख रहे थे दर्शकों के सामने, कल आपने भी स्पीच सुनी होगी, आपका टेक अवे क्या है इसमें? नहीं, तो जो प्रधानमंत्री ने बोला काफी महत्वपूर्ण चीज है। तो एक तो अपने यदि पीएलआई देखे तो पीएलआई मेरे हिसाब से अगले 4-5 साल में बहुत महत्व रखेगा। तो मैं उसको डिस्क्राइब कर रहा है रिटर्न ऑफ इंडियन मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि कई साल से अपने ना सॉफ्टवेयर सर्विसेज पे एकदम ध्यान चला गया था अपना, पर अभी मैन्युफैक्चरिंग वापस आ रहा है। केमिकल्स एक सेक्टर है जहाँ पे काफी देखने को मिला है, शेयर भी काफी बढ़त हुआ है। फार्मास्यूटिकल एक दूसरा सेक्टर है। एक तीसरा सेक्टर जहाँ पे ये देखने मिलेगा वो है ऑटो एंड लीज। तो वहां भी काफी अपने को देखने मिलेगा। और मेरे ख्याल से इंजीनियरिंग एक सेक्टर है जहाँ पे भी काफी पीएलआई में बेनिफिट देखने मिलेगा, क्योंकि कई लोग को अब चाइना के अलावा इंडिया में एक बेस खोलने के लिए सब तैयार हो रहे हैं। तो आई थिंक ये पीएलआई एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होने वाला है जो अपने को देखने मिलेगा। दूसरा, प्रधानमंत्री करप्शन पे काफी ध्यान दिए थे, तो वो एक यदि हो जाए तो देश के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। राइट, बिल्कुल। ज्योति, एक और चीज़, अभी एक रिपोर्ट हम देख रहे थे, एक ब्लूमबर्ग की भी एक फिगर्स हैं जहाँ निकल कर आया है कि जो निफ्टी का जो ईपीएस है वो 3 क्वार्टर्स के बाद अब थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, क्योंकि हमने देखा कि स्कोर कार्ड की बात करें, नंबर्स की बात करें, तो वो तो आपको निफ्टी कंपनीज में से अबव एवरेज, इन लाइन, ये अच्छे नंबर्स आए हैं। बिल्कुल इस क्वार्टर ने पॉजिटिव सेट ऑफ सरप्राइज दिया, लेकिन एट द सेम टाइम क्योंकि स्कोर कार्ड के अलावा तमाम मैनेजमेंट की कमेंट्री हो, गाइडेंस हो, मार्जिन पर जो प्रेशर हो, वो कहीं ना कहीं क्लियरली आपको निफ्टी की ईपीएस पे डी ग्रोथ के फॉर्म में, एक कॉन्ट्रैक्शन के फॉर्म में दिख रहा है। आप कैसे, अगर अब यहाँ से अगर नेक्स्ट क्वार्टर को रीड करना हो तो क्या इज इट टू अर्ली टू प्रिज्यूम, और या फिर अभी से एज्यूम किया जा सकता है कि नेक्स्ट क्वार्टर में भी एक मार्जिन प्रेशर होगा? नेक्स्ट क्वार्टर में भी थोड़ा मार्जिन प्रेशर रहेगा। तो यदि इस क्वार्टर का आपने बात करें तो क्वार्टर चालू होने के पहले हम लोग का डर था, और ये काफी मार्केट में सबका डर था, कि टॉप लाइन तो अच्छा आएगा क्योंकि ना ग्रोथ इकोनॉमी में ठीक चल रहा है, पर मार्जिन पे बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा। तो हम लोग का व्यू था कि ये अर्निंग्स डाउनग्रेड काफी जोर से हो जाएंगे, ये क्वार्टर खत्म होएगा, रिजल्ट्स आएंगे उसके बाद। पर जो रिजल्ट्स आए उसमें मार्जिन प्रेशर जितना है ना डर था, उतना मार्जिन प्रेशर देखा नहीं गया। तो इन सम सेंस वो रिजल्ट्स में मार्जिन प्रेशर वर बेटर देन एक्सपेक्टेड। दूसरा रीजन ये क्यों है ना अर्निंग्स डाउनग्रेड हो रहा है, ये है कि ये मार्जिन प्रेशर ही नहीं, पर थोड़े बड़े सेक्टर जो है जैसे ना स्टील देखने को मिल रहा है, स्टील में थोड़े नंबर्स कट हो रहे हैं क्योंकि स्टील प्राइसेस नीचे आ रहे हैं। तो इसके लिए भी ना अर्निंग्स डाउनग्रेड हो रहा है। अगले क्वार्टर में भी ये थोड़ा मार्जिन प्रेशर देखने मिलेगा, पर जो जितना मार्जिन प्रेशर इसमें था उतना नहीं रहेगा। तो इस हिसाब से नंबर्स काफी ठीक आएंगे। ईयर ऑन ईयर जो अपने नंबर्स देखे इस जून क्वार्टर में वो थोड़े ज्यादा हैं, क्योंकि लास्ट ईयर जून क्वार्टर में पूरा है ना कोविड का इम्पैक्ट था। तो ईयर ऑन ईयर नंबर्स तो काफी अच्छे लग रहे हैं, और जैसे अपने अगले क्वार्टर्स में जाएंगे ईयर ऑन ईयर नंबर्स इतने अच्छे नहीं रहेंगे। यदि अपने कंसेंसस फोरकास्ट भी देखें तो सब लोग अभी 8 से 10% फुल ईयर का फोरकास्ट कर रहे हैं। इस क्वार्टर में करीब 15-18% के ना ग्रोथ था। तो इसलिए ना एनीवे एनालिस्ट भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि धीरे धीरे फोरकास्ट कम होते जाएंगे, ग्रोथ कम हो जाएगा। पर मेरे हिसाब से अर्निंग नंबर मोर और लेस इसी रेंज में रहेंगे बाय द टाइम वी एंड दिस फिस्कल ईयर।
मिस्टर जयपुरिया, एनर्जी पैक को अगर देखें, ऑयल प्राइसेस में हमने डिक्लाइनिंग ट्रेंड देखा है। ऑफ कोर्स रिसेशन वरीज हैं जिसके चलते डिमांड कुछ हद तक सेटल नहीं हो पा रही है। अगर ब्रेंट क्रूड देखें ऑलमोस्ट $94 के नीचे भी लुढ़कता हुआ दिख चुका है। क्रूड में जो एक डाउनफॉल है इसका इम्पैक्ट पेंट स्टॉक्स, सीमेंट स्पेस पर लगातार दिख रहा है। आज तो पेंट स्टॉक्स में अच्छी मजबूती भी है। इन स्पेसेस पर अपनी राय दीजिए। यहाँ तो पेंट्स में ना ये इम्पैक्ट मिलेगा, तो डिमांड भी काफी अच्छा है। ये एक सेक्टर है जहाँ पे क्या 2-3 ही प्लेयर थे, तो नियर टर्म एक तरह से इम्पैक्ट पॉजिटिव है इनका। इसमें अगले 2 साल में बस एक ही आशंका है कि 2-3 बड़े लोग आ रहे हैं जिनका पॉकेट्स काफी डीप है एक तरह से, जो है ना लॉस बेयर कर सकते हैं। तो उसके कारण क्या होएगा कि कॉम्पिटिटिव प्रेशर इंडस्ट्री में बढ़ने वाला है। जब जैसे कॉम्पिटिटिव प्रेशर बढ़ेगा तो हो सकता है कि जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं उन लोग अपना मार्जिन थोड़ा कम करेंगे कि भाई मार्केट शेयर लॉस नहीं होवे नए प्लेयर्स के लिए, तो मार्जिन थोड़ा कम कर देंगे। तो हम लोग का अनुमान इसीलिए यह है कि ये सेक्टर में जो वैल्यूएशंस है उस वैल्यूएशन पे अभी शेयर लेना नहीं चाहिए, क्योंकि अगले 2 साल में ना मार्जिन प्रेशर आ सकता है और ये आशंका है, हो सकता है नहीं भी हो। पर ये सेक्टर जहां भी कहीं कंपेटिटिव प्रेशर बढ़ता है वहां हम लोग का रहता है कि वो शेयर अवॉइड करे। सीमेंट अच्छा लग रहा है, ये अभी सीजनली वीक पीरियड है सीमेंट के लिए क्योंकि मॉनसून खराब है। पिछले 3 क्वार्टर में सीमेंट में देखने मिला है कि ये इनपुट कॉस्ट काफी बढ़ रहे हैं, एंड प्रोडक्ट प्राइसेस बढ़ नहीं रहे थे, तो इसलिए काफी प्रेशर था। तो मेरे ख्याल से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के बाद सीमेंट में अच्छी तेजी आएगी। तो ये डाउनफॉल में सीमेंट स्टॉक्स लेना चाहिए जो कि है ना अगले 1 साल में उसमें कमाई हो सके। अच्छा, ज्योतिवर्धन जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से बातचीत धन्यवाद। करने के लिए और मार्केट पर अपना आउटलुक हमारे साथ शेयर करने के लिए। हैव अ नाइस डे टू यू। थैंक यू, धन्यवाद।